हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग में। टीचिंग एंड लर्निंग जिसमें अभी हम लोग यूनिट 4 गाइडेंस एंड काउंसलिंग में चर्चा करेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स में चर्चा किया है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की प्रक्रिया, और पार्ट्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श प्रक्रिया के अंग। तो आज हम लोग इन सभी बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो परामर्श को लेकर के है, काउंसलिंग या परामर्श। परामर्श या काउंसलिंग को अगर हम लोग देखें तो ये आज के समय से नहीं, हमें बहुत ही पुराने ज़माने से काउंसलिंग की प्रोसेस हमें दिखाई पड़ेगी। और जहाँ पे लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए वो अपनी समस्याओं को उनके सामने बताते हैं। जैसे अगर कोई टीचर है और टीचर के सामने एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट उसे शिक्षक से परामर्श लेना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं अपने लिए, तो वहाँ वे अब उनके सामने उपस्थित होते हैं और वो उनको अपने समस्याओं के बारे में बताते हैं। और शिक्षक जो है उनकी समस्याओं के समाधान में उनकी बातों को सुन कर के उनकी समस्याओं से संबंधित परामर्श या काउंसलिंग देते हैं उनको। अगर हम परामर्श को देखें तो परामर्श के लिए जो स्थिति या कह सकते हैं जो समस्या के लिए समाधान के रूप में एक हल निकाल करके उसके पास देते हैं, ताकि वो कैंडिडेट उस समस्या से समाधान के लिए उस हल का उपयोग करके उस समस्या का समाधान कर सके। अधिकतर रूप में जो परामर्श दिया जाता है वो अधिकतर किसी कैरियर से संबंधित रहता है कि कोई भी स्टूडेंट अपने भविष्य के लिए कौन सा कैरियर चाहता है, उस कैरियर से संबंध होकर के उसको परामर्श दिया जाता है। बहुत बार यहाँ देखा जाता है कि शिक्षक स्टूडेंट्स को जीवन के लगातार या फिर पूरे जीवन अनेकों तरह के परामर्श या सुझाव उनको देते रहते हैं। खास करके किशोरावस्था या एडोलेसेंस पीरियड में एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि उनके लिए कोई सुझाव उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, या उस समय में उनके लिए सुझाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम इन सब बातों को देखेंगे तो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पूरे लाइफ या फिर कह सकते हैं कि उनके सामने जब तक रहते हैं तब तक कुछ ना कुछ सलाह या परामर्श देते रहते हैं। अगर हम इस बात को देखेंगे तो हम पाते हैं कि इस तरह से एक शिक्षक परामर्शदाता कहलाने लगता है, काउंसलर कहलाने लगता है। आज के ज़माने में जब परामर्श की बात होती है तो तब ये की जाती है जब समाज में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक रूप से अनेकों समस्याएं हमारे सामने देखने को मिलती है, जो कि आज के वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में हमें ये देखने को मिलती है। और इस समय में अगर एक टीचर एक अच्छा परामर्श नहीं दे पाता है तो उसके लिए एक अच्छे प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, ताकि वो परामर्श से संबंधी बातों को सीख सके और जितने भी समस्याएं उसके सामने उसके काम करते समय आए उसका वो समाधान
वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सके और इस तरह से वो स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान कर सके। अगर हम इसमें देखें, काउंसलिंग की समस्या को देखें, तो काउंसलिंग करने का जो तरीका है या परामर्श देने का जो तरीका है वो इस तरह से होता है जिससे कि स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा लाभ हो। अगर हम परामर्श को देखें, काउंसलिंग को देखें, तो ये एक काउंसलिंग देने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक स्टूडेंट या कोई भी एक कैंडिडेट जो अपनी समस्या का समाधान चाहता है वो उस व्यक्ति के पास आता है जो उस समस्या से समाधान का हल निकालने के लिए या फिर काउंसलिंग के लिए, परामर्श के लिए वो प्रशिक्षित हो, उस व्यक्ति के पास वो आता है। और जो परामर्श लेने वाला होता है वो उस व्यक्ति से अपने खास उद्देश्य या एम को लेकर के, या फिर कह सकते हैं कि जिस समस्या से वो ग्रसित है उस समस्या के समाधान को लेकर के वो उसके पास आता है और उस समस्या के समाधान के लिए वो उससे बातचीत करता है और वो उस बातचीत करने के लिए वो उस प्रशिक्षित व्यक्ति से मिलता है और इस संबंध के स्थापित करने से और जो प्रशिक्षण प्राप्त एक परामर्शदाता है वो उसके व्यवहार को जानता है, समझता है और उसके व्यवहार को देखता है और उस व्यवहार को देखने से वो ये पता लगाता है कि उसके पास किस प्रकार की समस्या है जिसका समाधान करना है, क्योंकि वो अपने प्रशिक्षण के समय में इन सारी बातों को सीख लेता है, इन सारी बातों को समझ लेता है और उसके बाद वो उसके लिए काम करता है। अगर हम देखें तो परामर्श की सफलता के लिए बहुत सारी बातों को उसको देखना पड़ता है कि वो उसे एक अच्छा परामर्श, एक अच्छा काउंसलिंग दे सके। सबसे पहली बात, इच्छा जानना। परामर्श के लिए यह स्वीकार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कह सकते हैं कि जिसे परामर्श की आवश्यकता है, जो कैंडिडेट अपने लिए सलाह चाहता है, उसमें ये ज़रूरी है कि वो इच्छुक हो, वो ये स्वीकार करे कि वो अपने लिए काउंसलिंग चाहता है। अमूमन जितने स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स को इस परामर्श की प्रक्रिया में भाग लेना होता है और उसमें अपना एक भागीदारी देना होता है, इच्छा जाहिर करना होता है कि वो परामर्श लेने के लिए तैयार है। दूसरा, परामर्शदाता या काउंसलर का अनुभवी होना। परामर्शदाता या काउंसलर एक बहुत ही अच्छे तरीके से तभी काम कर सकता है जब वो परामर्श के विषय में, या फिर कह सकते हैं कि जब वो परामर्श के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हो या परामर्श के लिए उसने प्रशिक्षण प्राप्त की हो। प्रशिक्षित, अनुभवी और अपने काम के प्रति जुझारू रहने वाला कैंडिडेट ही बहुत ही अच्छा परामर्श दे सकता है। तीसरी बात है उचित वातावरण। परामर्श की सफलता के लिए उचित वातावरण, एक अच्छा वातावरण का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर परामर्श के लिए एक अच्छा वातावरण ना हो तो यहाँ पे परामर्श की प्रक्रिया
अच्छा नहीं हो पाएगा। कारण कि दोनों ही, परामर्श देने वाला और लेने वाला, अच्छे वातावरण के नहीं होने से अब एक अच्छा माहौल फील नहीं कर पाएंगे, और अच्छे माहौल को नहीं फील करने के बाद वो अपने काम में अच्छे तरीके से जुझारू होकर के काम नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा वातावरण होने को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि वो वातावरण बहुत ही शांत हो, अच्छा बैठने की जगह हो, जहाँ पे एक व्यक्ति का मन शांत हो, कंफर्टेबल हो, वो वहाँ जाकर के विश्वास का फील कर सके, उसे घबराहट की फीलिंग ना हो, और वो अपनी बातों को अच्छे तरीके से कर सके। रूम का जो स्थिति हो वो ज़्यादा भड़काव ना हो, ज़्यादा उदासीन ना हो, जिससे कि उसे ये अनुभव ना हो कि ये जगह उसके लिए नहीं है। इसलिए परामर्श का जगह में एक अच्छा वातावरण होना चाहिए। वहाँ पे केवल 2 लोग ही मौजूद हों, एक परामर्श देने वाला और एक परामर्श लेने वाला, क्योंकि अन्य लोगों के होने से समस्या बढ़ सकती है। उसे दूसरे लोग जो परामर्श लेने के लिए आया है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। चौथी बात है आवश्यकता की पूर्ति। परामर्श एक व्यक्ति तभी लेने आता है जब वो किसी समस्या में पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे परामर्श के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा एक व्यक्ति की तुरंत की समस्या, जो अभी उसके जिंदगी में समस्या चल रही है, और भविष्य से संबंधी समस्या, ये दोनों समस्या का समाधान होना ही चाहिए। अगर ये समस्या का समाधान परामर्श के द्वारा नहीं होता है तो परामर्श की प्रक्रिया पूरी तरह से फेल हो जाएगी। परामर्श की प्रक्रिया का आधारभूत मान्यता ये है कि जो भी कैंडिडेट उसके सामने आ रहा हो वो उससे प्रश्नों के द्वारा अपनी खोज को रखे और उससे वो हल निकाले। यहाँ पे इस प्रक्रिया से परामर्श के स्वरूप का पता चलता है, और ये प्रक्रिया करीब देखें तो 3 विभिन्न अंगों से देखने को मिलता है। तो अब हम देखेंगे परामर्श की प्रक्रिया के 3 अंग। 3 parts of काउंसलिंग प्रोसेस। परामर्श प्रक्रिया के 3 मुख्य अंग। पहला, परामर्श का लक्ष्य, दूसरा परामर्शदाता, और तीसरा परामर्श लेने वाला या उपबोध्य या काउंसलिंग। परामर्श के 3 प्रमुख अंग या परामर्श की प्रक्रिया में शामिल होने वाले 3 अंग होते हैं, जो कि ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ये लक्ष्य जो होते हैं वो परामर्शदाता और परामर्श लेने वाला या काउंसलिंग के परिवेश और समाज के समान होते हैं। अगर हम इस बात को देखें, इस प्रोसेस को देखें, दूसरी बात को देखें, तो हम इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से काउंसलिंग की प्रोसेस चलती है। अगर हम काउंसलिंग की बात को देखें तो ये परामर्शदाता और काउंसलिंग की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवेश में जो वैल्यू होंगे, जो आदर्श हमें देखने को मिलेंगे, उसी के अनुसार से परामर्श के लक्ष्य का निर्धारण होगा। या फिर हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब भी
परामर्श का प्रोसेस चल रहा हो तब परामर्श की प्रक्रिया में जब भी किसी की समस्या को लेकर के एक परामर्शदाता काउंसलर के पास आता है, तो इस समय में वो तभी किसी समस्या को लेकर के आएगा जब उसके पास वो समस्याएं होंगे, और वो समस्याएं उस राजनीतिक परिवेश से, उस धार्मिक परिवेश से, या फिर कह सकते हैं कि उस जगह से होंगे जिस जगह से वो कैंडिडेट अपने आप को सम्मिलित रखता है। इस सम्मिलन में या फिर इस सम्मिलित रहने में उस कैंडिडेट का स्थिति हमें देखने को मिलता है, और ये स्थिति के ही अनुसार से वो अपने लिए समाधान के लिए वो एक काउंसलर के पास आता है। यहाँ पे जब भी एक काउंसलर को उसके लिए एक सलाह देने की बात आती है, तो वो उस व्यक्ति की आवश्यकता, उसकी रुचि और उसके परिवेश को देखते हुए एक लक्ष्य बनाता है, एक एम बनाता है कि उसके लिए क्या चाहिए। अगर हम इस प्रकार से परामर्श की प्रक्रिया को देखेंगे, काउंसलिंग की प्रक्रिया को देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि एक काउंसलिंग के मूल्यों को देखते हुए या उसको खोजते हुए, उसके वैल्यू को कि वो कैंडिडेट है क्या, किस तरह का कैंडिडेट है और वो असल में चाहता क्या है, इन सारी को बातों को देखते हुए उनको सहायता देना पड़ता है या फिर उनको सहायता दिया जाता है। अब बात करते हैं परामर्श में आने वाली कठिनाइयों की, डिफ़िकल्टीज इन काउंसलिंग। अगर हम भारतवासी होने के नाते देखेंगे तो हम यहाँ पे बड़े ही आराम से देख सकते हैं कि परामर्श की प्रक्रिया कठिन होती है। आज भारत में स्कूलों में जो परीक्षा की कार्य हो रहे हैं, जो पढ़ाई से संबंधित किताबों को लेकर के पढ़ाई किया जा रहा है, ये परंपरागत रूप में चल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक स्टूडेंट के लिए, जिससे कि एक स्टूडेंट के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसीलिए पहली कठिनाई ये है परामर्श की प्रक्रिया में कि यहाँ पे परामर्श की प्रक्रिया में एक अभिभावक और एक टीचर ये चाहता है कि एक स्टूडेंट एक परीक्षा पास कर ले और किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ ले और एक परीक्षा पास कर ले, और उसे परामर्श के लिए कोई खास वैल्यू नहीं रखता है। तो यहाँ पे परामर्श की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि सबसे पहले अभिभावक, पेरेंट्स और टीचर्स यहाँ परामर्श में बहुत ज़्यादा उदासीनता रखते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो बातें कहा जाता है और जो बातें किया जाता है, इन दोनों बातों में अंतर है, या कह सकते सीधे तौर पे कि यहाँ कथनी और करनी में अंतर है। शिक्षा दर्शन को हम देखेंगे तो ये आदर्शवादी शिक्षा दर्शन है। भारतीय शिक्षा में आदर्शवादी जो दर्शन है, उसके लिए दर्शन उस काम के लिए अनुरूप नहीं है, और हम यहाँ पे अक्सर ये चाहते हैं कि शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति का पूरी तरह से विकास हो और शिक्षा उसके लिए विकास में सहायक हो। लेकिन शिक्षा की जो व्यवस्था हमारे यहाँ चलती है, ये अधिकतर उसके विकास में सहायता करती है, सहायता नहीं कर पाती है, बाधक होती है। और भारतीय शिक्षा बिना परामर्श के
एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है। तीसरी बात या तीसरी कठिनाई ये है कि यहाँ पे भारत में प्रशिक्षित परामर्शदाता का कमी है। हर स्कूल में प्रशिक्षित परामर्शदाता काउंसलर अगर होंगे तभी हर स्टूडेंट को उनके लिए प्रॉपर सहायता मिल पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परामर्श को एक अच्छा स्थान दिया जा सके। अब हम आते हैं परामर्श के लक्ष्य या उद्देश्य की ओर। गोल्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श का दर्शन या परामर्श के जो बातें हैं उस पे अगर हम विचार करेंगे तो हम ये देख पाते हैं कि परामर्श के समय हम कितना या फिर जो भी परामर्श देता है उसे उसके लक्ष्य पे, परामर्श के लक्ष्य पे विचार करना होता है। यहाँ पे परामर्श के प्रक्रिया के 3 के प्रमुख अंग जो हैं वो परामर्श के लक्ष्यों पे विचार करने के लिए हैं। परामर्श मनोवैज्ञानिक के द्वारा अगर हम परामर्श की प्रक्रिया के उद्देश्य या परामर्श के जो स्वीकृत उद्देश्य हैं उसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे खास रूप में देखने वाली ये बात है कि जितने भी विद्वान हैं, जितने भी जानने वाले लोग हैं वो परामर्श और मनोचिकित्सा को एक ही शब्द मान करके या सिनोनिम टर्म्स मान करके ही चले हैं। यहाँ जहाँ परामर्श और परामर्शदाता संबंध रखते हैं वहाँ पे मनोविज्ञान खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। रॉबर्ट डब्ल्यू हाइट के अनुसार से जब हम देखेंगे तो वो इस परामर्श की प्रक्रिया को या परामर्श के लक्ष्य को इस प्रकार से बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मनोचिकित्सक की हैसियत से काम करता है तो उसका उद्देश्य प्रभाव डालने अथवा सहमति प्राप्त ना होकर के केवल अच्छे स्वास्थ्य की दशा को बनाना होता है। एक मनोचिकित्सक को ना तो कुछ बेचना होता है और ना ही कुछ विहितीकरण होता है। अगर हम हाइट की इस बात को देखेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से ये देखने को मिलता है कि एक मनोचिकित्सक या परामर्शदाता का काम केवल काउंसलिंग के मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य बनाए रखना होता है। अपना कोई आग्रह या दृष्टिकोण काउंसलिंग पर थोपना उसका लक्ष्य नहीं होता है। परामर्श के लिए या परामर्श में जो काउंसलर होता है वो काउंसलिंग को किसी खास विचारधारा या जीवन पद्धति स्वीकार करने का आग्रह नहीं कर सकता है। अगर हम इस बात को देखें डब्ल्यू हाइट को तो वो स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता है कि जब भी कोई काउंसलिंग है मनोचिकित्सक का काम या काउंसलर का काम केवल इतना है कि वो उसकी परिस्थिति को सामान्य बना सके जिस परिस्थिति में वो रह रहा है। हम या एक परामर्शदाता उसको उस किसी विचारधारा के लिए उसको ये नहीं कह सकता है कि ये आपके लिए अच्छा है और आपको यही करना है। वो केवल ये कह सकता है कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं,
लेकिन इस परिस्थिति में, ये स्थिति के अनुसार से अगर आप चलिएगा तो वो आपके लिए अच्छा होगा। वो किसी भी विचारधारा को एक काउंसलिंग के ऊपर नहीं थोप सकता है। ग्राहक केंद्रित उपबोधन या क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग की प्रकृति भी यहाँ चलती है, जहाँ पे जब भी काउंसलिंग का प्रोसेस है वो केवल क्लाइंट सेंटर्ड ही होता है। अब अगर हम इस बात को देखें तो A.B. बॉय या G.J. पाइन ने परामर्शदाता के द्वारा विशेष रूप से माध्यमिक स्कूल के स्तर पर एक स्टूडेंट को इस रूप में बनने के लिए दिया है कि वो अधिक क्रियाशील हो सके। इसमें वो कहते हैं अधिक प्रौढ़ और स्वयं क्रियाशील बनने और विधेयात्मक और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ने और साधनों एवं संभावनाओं के उपयोग और समाजीकरण की ओर बढ़ने में सहायता देने के लक्ष्य पर केंद्रित करने के लिए कहा है। अगर हम इस प्रकार से देखेंगे तो परामर्श का लक्ष्य एक विद्यार्थी को और अधिक परिपक्व ढंग से, मैच्योरिटी के ढंग से विचार करने और खुद से काम करने में सहायता देने के लिए होता है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अपनी योग्यता और अपनी संभावनाओं का पता लगाने के लिए और उसके सामाजिक विकास में उपयोग करने के लिए उपयोग करता है और इसके द्वारा वो परामर्श देता है। और यहाँ पे परामर्श देने का जो लक्ष्य होता है, विद्यार्थी को उसकी योग्यता और संभावना का पता लगा करके और उसके द्वारा समाज का विकास करने के लिए होता है। तीसरी बात आती है जनरल क्लिनिकल काउंसलिंग। जब अभी हम लोग A.B. बॉय के क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग के बारे में देखें तो अब हम लोग देखते हैं बॉय और पाइन के द्वारा जनरल क्लिनिकल काउंसलिंग के बारे में। यहाँ पे वो इस लक्ष्य को ध्यान में रखने के लिए कहा है। वे कहते हैं कि काउंसलिंग को और अधिक अच्छा करने में सहायता देना होता है, अर्थात जो काउंसलिंग है उसको उनका महत्व स्वीकारने के लिए, वास्तविकता को देखने के लिए, वास्तविक के स्व और आदर्श के स्वयं को के अंतर को मिटाने के लिए सहायता देने के लिए बात करता है। यहाँ पे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को अपेक्षाकृत स्पष्टता से विचार करने में संबंधित होती हैं। अगर हम बॉय और पाइन की इस बात को देखें तो वो अपनी बातों से ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति की अपनी क्षमता और सीमा से परिचित कराना और उनकी अपनी समस्याओं के प्रति सही दृष्टिकोण का विकास करना परामर्श के लक्ष्य को बताता है और इसी लक्ष्य को वे स्वीकार करते हैं। यहाँ पे प्रायः लोग इस संबंध में अवास्तविक आदर्श धारणा को विकसित कर लेते हैं जो उनकी वास्तविक क्षमता से अलग होती है। इसी भिन्नता को दूर करने के लिए बॉय और पाइन वास्तविक स्व और आदर्श स्व की दूरी को मिटाने की बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं इस बात पे कि किस तरह से ये बातें आती हैं।
अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन परामर्श के उद्देश्य को निम्नलिखित शब्द से बताया है, या फिर कह सकते हैं कुछ खास शब्दों से बताया है। पहला है उपबोध्य या काउंसलिंग के द्वारा अपनी क्षमता, अभिप्रेरक और आत्म दृष्टिकोण की यथार्थ स्वीकृति को बताना। दूसरा, काउंसलिंग के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक परिवेश के साथ तर्क संगत सामंजस्य की प्राप्ति। और तीसरा, व्यक्तिक विभिन्नता के समाज द्वारा स्वीकृति तथा समुदाय, रोजगार और वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसके क्षेत्र को बताना। यहाँ पे जितने भी उद्देश्यों के बारे में बताया हुआ है उसको अगर हम विश्लेषण करके, एनालिसिस करके देखें तो परामर्श के लक्ष्य में अनेकों बातें आ जाती हैं। सबसे पहली बात, व्यक्ति का अपने संबंध में सही मूल्यांकन करके परामर्श देना परामर्श का लक्ष्य है। उसके बाद व्यक्ति का अपने परिवेश के साथ किस प्रकार का सामंजस्य है, इस पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति जीवन में तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक अपने परिवेश के साथ उसका संतोषजनक सामंजस्य स्थापित नहीं हो जाएगा। समाज में जितने भी आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र की संभावनाएं होती हैं, उस संभावनाओं को अपनी योग्यताओं और सीमा के संदर्भ में ही उसे देखना पड़ता है। और इसके अलावा व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसका किस प्रकार से सामंजस्य या किस प्रकार से उसको एडजस्ट किया जा रहा है, उसको देखना पड़ता है। अगर हम परामर्श के उद्देश्य को और उसके दिशाओं को देखें तो हम कुछ खास बातों पर अलग अलग रूप में विचार कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं परामर्श के उद्देश्य की दिशाओं में। डायरेक्शंस ऑफ काउंसलिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ अगर हम लोग परामर्श के उद्देश्य की दिशाओं को देखें तो इस पे 3 खास बातें आती हैं परामर्श के लिए। और वो है, सबसे पहला है नॉलेज ऑफ सेल्फ, आत्मज्ञान। और दूसरा है सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकृति। और तीसरा है सोशल हार्मोनी, सामाजिक समरसता। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे नॉलेज ऑफ सेल्फ। नॉलेज ऑफ सेल्फ
यहाँ पे ये जो नॉलेज ऑफ सेल्फ की बातें आती हैं, यहाँ ये बात ये कहता है कि व्यक्ति को अपना मूल्यांकन करने के लिए परामर्श उसे सहायता देता है, और परामर्श का ये लक्ष्य है कि व्यक्ति को सहायता करना कि वो अपना मूल्यांकन कर सके। यहाँ पे व्यक्ति को अपने विषय में जानने के लिए, अपनी शक्ति के बारे में जानने के लिए और अपने जीवन में होने वाली संभावनाओं को पहचानने में परामर्श हेल्प करता है उसका। और अगर हम देखें तो परामर्श एक तरह से एक व्यक्ति के जीवन में ज्योति के समान है, जिसमें कि एक व्यक्ति को अपने अंदर की स्थिति और बाहर का स्वरूप पहचानने में परामर्श के द्वारा उसे सहायता मिलता है। अगर हम इसमें इस बात को देखेंगे तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे, और हमें यह संदेह नहीं रहेगा कि यहाँ पे एक व्यक्ति को आत्मज्ञान की जानकारी से और उससे मूल्यांकन करने से परामर्श में उसे सहायता मिलती है, और परामर्श की अनेक विधियों के द्वारा वो व्यक्ति को उसके परामर्शदाता व्यक्ति को उसका आत्मज्ञान दिलाने में सहायक होता है। परामर्श में जो साक्षात्कार होता है या काउंसलिंग इंटरव्यू जिसको कहेंगे, या ग्राहक केंद्रित परामर्श, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग या नॉन डायरेक्टिंग काउंसलिंग, अनिर्देशनात्मक उपबोधन, ये अनेक प्रकार से तरीके हैं जिसमें व्यक्ति को उसके अपने यथार्थ के स्वरूप को पहचानने में उसे सहायता मिलती है। परामर्श की प्रक्रिया के सफलता का मापदंड ये है कि वो कहाँ तक अपने काउंसली को उसका जानकारी या उसका आत्मज्ञान उस कैंडिडेट को दे सकता है। यहाँ पे जब तक वो काउंसलर जो है उसके आत्मज्ञान को जिस तरीके से या जहाँ तक उसको जानकारी दे पाता है, वहाँ तक वो उसके लिए हेल्पफुल होता है। अगर हम देखें तो परामर्श की प्रक्रिया में इसकी सफलता का मापदंड यही होती है कि वो कहाँ तक अपने काउंसली को उसके वास्तविक आत्मज्ञान से या वो उसकी वास्तविकता से अवगत कराने में सफल रहा है। जैसे कि मान लिया जाए एक व्यक्ति जो है या फिर एक बच्चा जो है वो बहुत तेज तो नहीं है, लेकिन अच्छे पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, लेकिन किसी न किसी कमी के कारण से वो ठीक ठाक से नहीं पढ़ पा रहा है। काउंसलिंग के समय में उसे ये याद दिलाने से या उसे ये बता देने से कि वो अच्छे से पढ़ सकता है, वो अच्छा कर सकता है, और इस जानकारी के बाद वो अपने लिए मेहनत कर सकता है, और मेहनत के बाद वो अपने लिए एक अच्छा रिजल्ट बना सकता है। तो इस तरह से काउंसली को उसके वास्तविक आत्मज्ञान से अवगत कराने में, बताने में काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लियोना टाइलर कहते हैं कि हमें परामर्श को एक सहायक प्रक्रम के रूप में उपयुक्त करना चाहिए, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को बदलना नहीं है, लेकिन उसको उन स्रोतों के उपयोग में समर्थ बनाना है जो उसके पास इस समय जीवन के सामना को करने के लिए मौजूद है। तब हम परामर्श की इस उपलब्धि से ये आशा करेंगे कि काउंसली अपनी ओर से कुछ रचनात्मक काम कर सके।
अगर हम इस प्रकार से परामर्श की प्रक्रिया को आत्म ज्ञान के साथ साथ उसे अपनी सहायता स्वयं करने के योग्य बनाती है, ऐसा हम परामर्श की प्रक्रिया के द्वारा देख सकते हैं। हम इस बात में ये समझ सकते हैं कि अलग अलग समस्याओं के प्रति अपनी अंतर्दृष्टिकोण को या अपने नॉलेज को डेवलप कर लेने की योग्यता के बाद एक कैंडिडेट अपने लिए एक अच्छा सहायता खोज सकता है। अब हम बात करते हैं आत्म स्वीकृति या सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में। परामर्श का दूसरा मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्म स्वीकृति में सहायता देना है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व अथवा प्रतिमा इमेज होता है, उसमें उसे वह स्वयं को स्वीकार कर ले, इस रीति में परामर्श उसकी सहायता करता है। बहुत बार अनेकों लोग इस मामले में उचित रूप से नहीं देख पाते हैं। वे दूसरों के द्वारा कैसे स्वीकार किया जाए इस रूप को भी अपने लिए नहीं मान पाते हैं। लेकिन यहाँ व्यक्ति का जहाँ एक दूसरे के रूप में स्वीकृत होता है, एक दूसरे के द्वारा स्वीकृत होता है, वहाँ उनको
अपने स्वरूप को स्वयं स्वीकारना पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि बाहरी रूप में अच्छा नहीं दिखता है या सुंदर नहीं दिखता है, तो वो अपने कुरूपता के द्वारा अपने लिए नेगेटिविटी बना पाता है, अपने लिए नेगेटिव सोच बना लेता है, जबकि उसे इस प्रकार का सोच नहीं बनाना चाहिए। लेकिन उसे वहाँ पे एक उचित परामर्श के द्वारा यह समझाया जाना चाहिए कि वास्तविक सौंदर्य क्या होता है, और वास्तविक सौंदर्य वास्तविकता में हृदय से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बाहर से बहुत अधिक सुंदर हो लेकिन उसका स्वभाव और आचरण अच्छा नहीं है, तो वह सुंदर नहीं है। इस प्रकार से रूप किसी भी व्यक्ति के गुण और अच्छे स्वभाव से ही उसको सुंदर लगने चाहिए, ना कि उसकी बाहरी सुंदरता से लोगों को आकृष्ट होना चाहिए। इसको हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने यथार्थ को मूल्यांकन करके अपने लिए वास्तविक स्वरूप को स्वीकारे और इस रूप में उसको परामर्श दे। यहाँ पे आत्मस्वीकृति में व्यक्ति को अपने स्वरूप के निर्माण में अपनी कमियों और कमजोरियों और सीमाओं पर ध्यान देना चाहिए और उसको देखना चाहिए, और उसको कमजोरी को और अपनी कमियों को और अपनी सीमाओं को देखते हुए उस पर बढ़ोतरी करने का कोशिश करना चाहिए। इसके अभाव के कारण से वो बहुत बार अपने लिए एक गलत धारणा बना लेते हैं और इसमें वो बहुत अधिक असफल और निराशा का सामना करते हैं। और अगर हम इस प्रकार से देखेंगे तो परामर्श के द्वारा व्यक्ति अपने आप को सही रूप में देखने में या सही रूप में करने में सहायक होता है, और एक व्यक्ति के विकास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा दृढ़ रूप में आधार प्रदान करने में सहायक होता है। और अपने स्वरूप का ज्ञान के आधार पे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण भी बहुत ही आसानी से कर पाता है और उसकी प्राप्ति में सफल हो पाता है। तीसरी बात है सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी। परामर्श का एक लक्ष्य व्यक्ति की सामाजिक समरसता में सहायक होना है। व्यक्ति के पास अनेकों समस्याएं हो सकती हैं और इस समस्या में समाज के साथ अच्छे प्रकार से वो समायोजन नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति में बहुत ही ज़्यादा समस्या एक कैंडिडेट के पास आ जाती है। सामाजिक व्यवहार और सामाजिक जीवन को समझने के लिए और लोग जिस प्रकार से लोग अपने लिए व्यवहार चाहते हैं उस रूप में कार्य करने पर व्यक्ति को अपनी पर्सनल स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलना पड़ता है और उसे काम करना होता है। ऐसा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बहुत सहनशील, उदार और मित्रतापूर्वक व्यवहार करना होता है, जो कि इस तरह के गुण अन्य लोग उससे चाहते हैं। परामर्श के द्वारा व्यक्ति को उसके पूर्वाग्रह से, संकीर्ण चिंतन से उसे मुक्त हो जाना पड़ता है और इससे वो अपने जीवन में और सामाजिक जीवन में समायोजन या एडजस्टमेंट कर पाता है। और यहाँ पे यही काम देना एक काउंसलर का परामर्श के रूप में सबसे बड़ा योगदान होता है। परामर्श व्यक्ति से एक तरह से अपेक्षित सामाजिक और मानवीय मूल्यों का ज्ञान करा करके व्यक्ति को उसके जीवन में उसके अच्छे दृष्टिकोण को बनाने में सहायता करता है। अगर हम देखें तो ये एक कठिन काम होता है और यहाँ पे व्यक्ति का
सामाजिक एडजस्टमेंट करके उसका विकास और उसमें सहयोग करने में सहायक होता है। और परामर्श के लक्ष्य में सामाजिक एडजस्टमेंट को प्राप्त करने में वो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा सहायता देने में सहायक होता है। तो अगर हम परामर्श के उद्देश्य की दिशाओं को देखें, जो 3 बातें हम देख करके चलते हैं, आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति और सामाजिक समरसता, जिसमें कि अगर हम आत्मज्ञान को देखें तो यहाँ पे व्यक्ति को अपने मूल्यांकन करने में सहायता देता है और व्यक्ति को अपने विषय में जानने के लिए, अपनी शक्ति को जानने के लिए, अपनी संभावनाओं को देखने के लिए, पहचानने के लिए उसमें सहायता देता है। परामर्श में ये प्रक्रिया एक तरह से एक कैंडिडेट के जीवन के लिए ज्योति दिखाता है कि वो अपने जीवन को किस रूप में चला सके, अपने आप को जान करके। अगर हम इस बात को देखें तो यहाँ पे काउंसलिंग के द्वारा व्यक्ति को अपने स्वरूप को पहचानने में सहायता दिया जाता है, जिससे कि वो अपने स्वरूप को पहचानते हुए वो अपने जीवन को अच्छी रीति से चला सके। आत्मस्वीकृति के द्वारा, दूसरा जो है आत्मस्वीकृति या सेल्फ एक्सेप्टेंस के द्वारा व्यक्ति को उसके जीवन के प्रमुख उद्देश्य के से अवगत कराना होता है। जिस इमेज को बना के कैंडिडेट रखा हुआ है अपने लिए, परामर्श के द्वारा उसके सही इमेज को बनाना, उस दृष्टिकोण में या अपने लिए एक सही इमेज बनाना परामर्श के द्वारा, इसमें परामर्श सहायता करता है। बहुत बार ऐसा भी देखते हैं कि लोग अपने बारे में जो गलत धारणा को बनाए रखते हैं उसी धारणा के अनुसार से चलते हैं, लेकिन यहाँ पे परामर्श के द्वारा उसके सही स्वरूप को, उसके सही स्थिति को, उसके सही ज्ञान को बताने के लिए परामर्श तैयारी करता है। यहाँ पे आत्मस्वीकृति में एक व्यक्ति के लिए वो हेल्प करता है जिससे कि वो व्यक्ति अपने स्वरूप को, अपनी कमियों को, कमजोरी को और अपनी सीमाओं को जान पाता है और उस सीमाओं के लिए या अपने जो गलत या कमजोरी वाली बातें हैं उसके लिए वो गलत धारणा ना बना करके वो उसके लिए पॉजिटिव धारणा बना करके उसमें आगे बढ़ने में परामर्श सहायता देता है और ये उसके लिए सहायक सिद्ध होता है। अगर हम सामाजिक समरसता की बात करें तो परामर्श में, सामाजिक समरसता में परामर्श में एक लक्ष्य जो व्यक्ति को सामाजिकता में साथ चलने में या समाज के साथ समान व्यवहार करने में, जिस प्रकार से समाज चाह रहा है और समाज के साथ साथ चलने के लिए हेल्प करता है। एक व्यक्ति के पास अनेक समस्याएं होती हैं और समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाने के कारण ये सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। सामाजिक व्यवहार और सामाजिक जीवन को समझने में उसे सहायता देता है सामाजिक समरसता, और वो उसके अनुसार से काम कर पाता है। सामाजिक समरसता से उसके पास बहुत अच्छा व्यवहार आ पाता है। परामर्श से व्यक्ति में एक सामाजिक और मानवीय मूल्यों का ज्ञान हो पाता है और जिससे कि व्यक्ति जीवन को अलग दृष्टि से देखने लगता है और उसमें वो काम करने लगता है। सामाजिक समायोजन का इसके द्वारा उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा विकास होता है। और ये परामर्श के लक्ष्य को देखें
तो अंतिम प्रोसेस में हम ये देख पाते हैं कि इसके द्वारा व्यक्ति के अंदर समाज में वो समायोजन करके व्यक्ति को एक अच्छा निर्देशन, एक अच्छा परामर्श देके उसे आगे बढ़ाने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक अगले अच्छे टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।